morning to all of you. So here it's my privilege and honor to invite Dr. A.K. Sharma sir, an eminent food scientist from National Research Center Pune, specialization in grapes, to share his rich experience and practical insights. Sir, you are requested to kindly take the session. वालनट पर एप्पल पे बहुत कम करते थे। तो 2007 से मैं यहाँ से चला गया। 19 साल करीब हो गई मुझे। 19 साल बाद दोबारा मैं यहाँ आया हूँ। मैडम ने इनवाइट किया, परमिशन मिली ऑफिस से आने में। थैंक यू। सर में 7.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया है ग्रेप्स का। एक्चुअली ग्रेप्स का जो ओरिजिन है, दिस इज फ्रॉम द कॉकेसस रीजन, कैस्पियन सी, ब्लैक सी के पास में आर्मेनिया, अजरबैजान एरिया, वहाँ से ग्रेप का ओरिजिन हुआ। ठीक है ना। 1 मिलियन टन से है और यील्ड है 10.9 टन पर हेक्टेयर। इसमें लॉस हो जाता है 5.9 मिलियन टन। बाकी मतलब नेट जो यूटिलाइजेशन होता है 71.8 मिलियन टन यूटिलाइज करते हैं। जो हमारे मेन प्रोड्यूसर है, स्पेन है, फ्रांस है, चाइना है, इटली है। इंडिया का करीब 7वां-8वां रैंक आता है, क्यों हमारा प्रोडक्शन काफ़ी कम है। कैनोपी कितनी है? कैनोपी इतनी है क्या 40 बंच को सपोर्ट करेगी? कैनोपी कम होगी 40 बंच को, यस, वो सपोर्ट नहीं कर पाएगी तो क्वालिटी खराब होगी, शुगर डेवलप नहीं होगा, शुगर होगा कम होगा, शुगर डेवलप या वाटर बेरीज बन जाएंगी, बाकी फॉर्म ना होगी। ठीक है ना। बोलो तो सेम बैलेंस जरूरी है, क्वालिटी को प्रभावित करेगा। इंसेक्ट एंड डिजीज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। आप बता रहे हैं सफेद आता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पर जब मिली बग आ गया तो कोई केमिकल आप स्प्रे नहीं कर सकते। केमिकल स्प्रे करेंगे तो अंगूर में आएगा, अंगूर को हम खाएंगे। तो आपका ARS का एग्जामिनेशन था पिछले नवंबर में ना, तो हमारा रिसर्च चल रहा है ऑर्गेनिक का, नेचुरल फार्मिंग का, मॉडर्न का, प्रैक्टिसेस का। 3 दिन के लिए मेरी ड्यूटी में, मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर था। 3 दिन गायब हुए, पता चला कि पूरा एंथ्रेक्नोज आ गया। एंथ्रेक्नोज आ गया, फोलिएज पूरी चली गई। थ्रिप्स होते हैं, थ्रिप्स इंसेक्ट होता है, जैसे घूमता है तो उसके बाद उस पर लाइन जैसी पड़ जाती है अंगूर पर। ऐसा अंगूर आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, अरे तो खराब है तो। ठीक है, उन्हें मैनेज करना है, प्रॉपर्ली नहीं करना है। एग्रोकेमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ग्रेप्स में। डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वो स्प्रे करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो पूरी क्रॉप जाएगी। इसके लिए PHI डिसाइड होता, मतलब कब ऐसे होते हैं 5 साल पहले डेवलप हुए, आज स्प्रे करते हैं, असर नहीं आता, रेसिस्टेंस डेवलप हो गई इसमें। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल्स कितना, लोड कितना है, वो फिर फूड सेफ्टी इसमें ज़्यादा होगा तो रिजेक्ट हो गया, क्वालिटी खराब होगी। ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का यूज करते हैं, डिप करके स्प्रे करके साइज बढ़ता है, रेचिसोलेशन होता है, लंबा हो जाएगा, बेरी फट जाएगी और अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा, क्वालिटी टाइट होगा तो खराब हो जाएगा। इसलिए ग्रोथ रेगुलेटर स्प्रे करते हैं, साइज बढ़ा देते हैं, या जो भी हो, XYZ में नाम नहीं देना चाहिए किसी का, कोई भी हो। उसमें सिंथेटिक एरोमाज ऐड की जाती हैं। सिंथेटिक एरोमाज बनाती है प्रीवी, नहीं एरोमाज सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में, एरोमाज बनाते हैं, जस्ट सप्लाई करते हैं, हर कंपनी को देते हैं एरोमा, आप पिएंगे, हाँ मैंगो है नहीं, 8% पर कलर आएगा, शुगर होगा, एसिड होगा, न एरोमा होगी, सब। अभी ये पता है FSSAI ने रोक लगा दिया है, वो जूस नहीं लिखते हैं उस पर। करीब 7-8 महीने पहले FSSAI ने नोटिफिकेशन कर दिया, वो जूस नहीं लिख सकते, बेवरेज लिखते हैं, जूस नहीं लिख सकते अब वो, क्योंकि उसमें ही नहीं ना, जूस का मतलब प्योर होना चाहिए, प्योर तो ही केमिकल नहीं। वो क्या करते हैं, एक मैंने कंपनी वाले से बात की, वो बोला कि हमारे पास एक अच्छी वैरायटी है, मांजरी मेड का जूस की वैरायटी है, बहुत अच्छा जूस है, रेड कलर का, पूरा ब्लड रेड जूस होता है उसका। तो मैंने कहा भाई परचेज करोगे? हाँ सर करेंगे। मैंने कितने पे किलोगे? सर 10 में। 10 में कहाँ मिलता है, हम 50 कम से कम देंगे। बोला सर मैं 3rd क्लास ग्रेप लेता हूँ, बिल्कुल रिजेक्टेड ग्रेप लेता हूँ, पल्प निकालता हूँ, 200 लीटर के टब में शुगर 65% शुगर का सोल्यूशन होता है, उसमें ऐड कर देता हूँ, कोई माइक्रोवेव डेवलपमेंट नहीं है, जितनी जरूरत है जिस कंपनी को वो लेके जाती है, रियल हो चाहे जो भी हो, ट्रॉपिकल कोई भी, सब वो लेते हैं, पानी ऐड करते हैं उसमें शुगर को कम करने के लिए, करीब 15-16% शुगर होता है, वाटर ऐड करते हैं और एसिड मेंटेन करते हैं, और बाकी आप उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, सप्लाई करते हैं, तो ये शुगर सिरप होता है। तो ये अप्रूव्ड है, वो नहीं FSSAI ने कहते हैं जूस नहीं लिखते ना,
ना वो बेवरेज है, बेवरेज तो कर सकते हैं। मार्केटिंग वगैरह मैंने इसमें काफी आपको जानकारी दे दी। जूस के नाम पे सर हमको फिर जहर ही खाते हैं जूस के नहीं, जूस जहर नहीं खाते, जहर नहीं है, शुगर है, सुक्रोज है, सीधी जो चीनी मिलती है उसी चीनी को मिला के 40 रुपए में 1 किलो चीनी खरीदा, उसमें 16% बनाना है, कितना पानी मिलाया, ठीक है ना, पानी मिलाया ना, तो काफी कॉस्ट कमाई होगी ना उसकी। शुगर बेच रहा है, वहाँ पर एप्पल का जूस बेचेगा, एप्पल कितने पे किलो है, जूस कितना % निकलता है, उतने में तो नुकसान है उसे, समझ गए ना। वो जहर नहीं खा रहे आप, जहर नहीं खा रहे, चीनी का सॉल्यूशन पी रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन पी रहे हैं, जहर ही है तो सर शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो तो अलग चीज हो गई। सर मुझे लगता है लेमन इज बेस्ट, उसका जूस निकालो पी लो, लेकिन अपने घर पर निकालना, बाहर से लेमन जूस खरीदेंगे बंच ऐसी होनी चाहिए। इस पर एग मार्क के भी स्टैंडर्ड्स हैं इसके लिए। क्रेप बंच पे कभी भी स्पॉट, ये आप कहते हैं व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है ना, लोगों के दिमाग में क्या है कि व्हाइट जो कलर होता है केमिकल होता है, इतना केमिकल इस पे कहते हैं, कुछ होता है केमिकल नहीं है, नेचुरल है, इसे कहते हैं ब्लूम। और 100% ब्लूम है तो एक्स्ट्रा क्लास में जाएगा वो, ब्लूम कहते हैं इसे, केमिकल नहीं होता है, नेचुरल है, और ये रोगों से बचाता है हमारी गुच्छे को। ऐसे आइडियल बंच होनी चाहिए। अब ये कुल के बारे में बात करते हैं, कैसे इसकी संरचना होती है। नीचे ग्राफ्टिनियन होती है, ग्राफ्टिंग कर लेंगे रूट स्टॉक पर, सकर्स हो गए, ये टंक होता है, वाटर स्पॉट्स होते हैं, हम निकाल देते हैं सब चीज़ों को। आगे ये आपके कॉर्डन्स होते हैं, कॉर्डन्स हैं दोनों तरफ, इस पर डेवलप होते हैं, इधर को केन का होता है। हमारे यहाँ पर टेम्परेट रीजन में इस पर प्रूनिंग की जाती है, ठीक है ना। कीवी में भी सेम ट्रेंड सिस्टम में प्रूनिंग करते हैं, हाँ, इस पर प्रूनिंग करते हैं यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ कीवी में भी सेम करते हैं ऐसे। हाँ, कीवी में भी किस सिस्टम पे प्रूव, मतलब किस वो जो सिस्टम डिफरेंट है, सिस्टम सिस्टम बहुत है, मैं बताऊँ सिस्टम तक आऊँगा मैं, पहले सिस्टम कैसे है फिर उसके हिसाब से सिस्टम है और गोला है ये बात है। अब हमें जरूरत क्यों प्रूनिंग की, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। एक तो जो हमारा शेप देने के लिए जिस ट्रेनिंग सिस्टम पे ले जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है, हमारा प्रूनिंग करना जरूरी है। दूसरा, हमारे पुराने वाइन ऐड हो चुके हैं, प्रूनिंग करेंगे तो नया उसमें डेवलपमेंट होगा। आपका बैलेंस, ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी बैलेंस होना चाहिए, वो करता है। नंबर, आपके बर्ड कितने, कौन सी बर्ड पर प्रून करना है, कौन सी प्रोडक्ट है, फ्रूटफुलनेस कहाँ पर है, उसे मेंटेन करने के लिए करना है। फ्रूट क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है, नहीं करेंगे, मैंने देखा घरों पे लोग लगा लेते हैं, फिर कहते हैं अंगूर आते नहीं, आते हैं तो खट्टे आते हैं। वैरायटी खराब है, अंगूर खट्टे नहीं है, वैरायटी अच्छी है लेकिन हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बैठिए डॉक्टर साहब। हाँ। तो हम बात करेंगे एनुअल ग्रोथ कैसे है हमारे डिफरेंट रीजन में, नॉर्थ इंडिया में और हमारे पेनिनसुलर इंडिया में। तो हमारा टेम्परेट रीजन है इधर को, या जो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, इधर का लगा सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है। और पीछे जाते हैं तो एमपी के बाद में शुरू हो जाता है हमारा, जहाँ पे हम मार्च अप्रैल में प्रूनिंग करते हैं। मार्च अप्रैल में हमारा को फाउंडेशन प्रूनिंग करते हैं, अप्रैल में मैक्सिमम फाउंडेशन प्रूनिंग करते हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ पर जब कि फाउंडेशन प्रूनिंग हमारे टेम्परेट रीजन में नहीं होती है, यहाँ सीधे आपका एक बार प्रूनिंग करते हैं, सिंगल प्रूनिंग, सिंगल क्रॉपिंग। जब कि ट्रॉपिकल रीजन में डबल प्रूनिंग, सिंगल क्रॉप लिया जाता है। वहाँ पर एक प्रूनिंग करते हैं हम अप्रैल में नीचे से प्रूनिंग करते हैं 2 बर्ड छोड़ के, ठीक है ना। फिर ग्रोथ होती है, उसमें फूट बर्ड डिफरेंशिएशन होता है, और फिर हम अक्टूबर में दूसरी प्रून करते हैं, करीब 5 या 6 बर्ड पर, अलग अलग होता है, वैरायटी टू वैरायटी डिफर करता है, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना है आपके प्लांट टू प्लांट, लाइन टू लाइन, उन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं। फिर वहाँ हम प्रून करते हैं, फिर नीचे से बर्ड और निकलता है, गुच्छ निकलता है, और उस बार हमारा जनवरी टू मार्च या अप्रैल तक आती है। क्योंकि यहाँ पर हम फूट बर्ड डिफरेंशिएशन अप्रैल में ही हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ही उसको फूट आ जाता है, जो वहाँ पर मई में होता है, उसमें हमें दोबारा प्रूनिंग करनी पड़ती है फल लेने के लिए, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग का अप्रैल में यहाँ पर हार्वेस्टिंग शुरू होती है, जून से सितंबर तक जाती है। जैसे आप पंजाब है, वहाँ पर पंतनगर है,
वहाँ पर पहले ही फ्रूटिंग हो जाती है, मई जून में जरूरी है वहाँ पर। उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी तो हार्वेस्ट नहीं कर सकते। जो टेम्परेट रीजन है यहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये आपका सितंबर तक, अगस्त सितंबर में यहाँ पर हार्वेस्टिंग का टाइम वही होता है ना आपके यहाँ पे। तो अगस्त सितंबर में होता है हार्वेस्टिंग का टाइम। टेम्परेट रीजन है, किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में उनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। क्यों? टेम्परेचर कम होता है तो शुगर डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए, तो वो वेट करते रहते हैं, पूरा हार्वेस्टिंग कर जाते हैं। सर कल यहाँ एक ग्रोवर था, हाँ, उन्होंने एंटरप्रेन्योर सर उन्होंने कहा कि जुलाई में उनको मतलब ग्रेप से कुछ ओजिंग हो जाती है। उन्होंने कहा था मैंने वो एक बकेट भी रखा था, वो बकेट पता नहीं क्या ओजिंग होती है, हमारा एक बकेट भी फुल हो गया। वो इंसेक्ट तो नहीं है कुछ? नहीं सर ये बोला इंसेक्ट नहीं था। नहीं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा था इंसेक्ट कोई नहीं। वो प्रूनिंग की उन्होंने ना, समर प्रूनिंग टाइप। अच्छा प्रूनिंग, अच्छा प्रूनिंग की, हाँ वो सैफ फ्लो बंद ही नहीं होता, ग्रोथ बहुत होती है ना जुलाई में। तो उसने कट मारा समर प्रूनिंग के लिए, वो इतनी सैफ फ्लो होगी कि बाल्टी भर गई 24 आवर्स में सर। इतना तो नहीं होता, थोड़ा बहुत नहीं करता। मैं भी हैरान ही रह कितना पानी नहीं आ सकता। इतना पानी कैसे जाएगा? अब वो बोल रहा था इतना पानी, अब जहाँ पूरा पानी में उग रहा है वहाँ पर लगाएंगे तभी आ गई, तो कैसे पानी में ग्रोथ हो नहीं सकती? कब तक रुकेगा पौधा? पानी के अंदर तो नहीं रुकेगा ना, कैसे हो रहा है? ठीक है, खत्म होने के बाद और बड ब्रेक से पहले प्रून करना है, ठीक है ना। तो इनकी जैसे कि ये कंडीशन है, इससे पहले प्रून कर देना है और कट साफ लगाना है इसके लिए। व्हाट टू प्रून, पहले 2 साल हमारे तो एस्टेब्लिशमेंट में लगते हैं, पौधे को ट्रेनिंग के हिसाब से डेवलप करना है। फिर उसके बाद कॉर्डन डेवलप हो जाते हैं, कॉर्डन डेवलप होते हैं, उसके बाद आपका प्रूनिंग, मेन प्रूनिंग तब शुरू होती है। इसमें भी आपको ड्राइड हैं, अलोड हैं, वो सब टाइप की जो फ्लेक्स डेवलप हो गई हैं उन सबको बाहर निकाल देना है। और उसके बाद में जैसे कि हम देखते हैं कि कहाँ पर, जैसे आपका ये है बेस है, इस बार नॉन काउंट होता है तो इसके ऊपर करना है। क्यों? फलत इससे आएगी, इन 2 से बड से फल आएंगे, इन 2 से ही फल आएंगे, इससे नहीं आएंगे। तो आपका 2 के ऊपर जाके कट लगाना है इसमें, इस पर में। इस पर प्रूनिंग के लिए बताया जैसे कि आपको 3rd ईयर 2nd ईयर में ऐसे प्रून करना है। पहले कॉर्डन डेवलप हो गए प्रॉपर्ली, कॉर्डन डेवलप हो गए, कट कर देना है। फिर यहाँ से आपके इस पर डेवलप हो गए, ऊपर नीचे दोनों साइड में इस पर डेवलप हो गए, तो ये 2 बड बाद में कट लगाना है। इससे आगे वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और फ्रूटिंग यहाँ से होती रहेगी, ऐसे करके होता है। केन प्रूनिंग में डिफरेंट टाइप का होता है। केन प्रूनिंग में पहले यहाँ से हम ग्रोथ करेंगे यहाँ तक, फिर आगे कट लगाएंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ फिर आगे होगी, ये नीचे से इसको फ्रूटिंग नीचे ही होगी, तो ऐसे करके केन में इस पर लगातार चलता है। केन को फिर हम अगले टाइम पर जाके केन को फिर नीचे से हम काट देंगे, यहाँ से फिर काटेंगे अप्रैल में जाके। अप्रैल मैंने बताया 2 बार प्रूनिंग होती है, फाउंडेशन प्रूनिंग और फ्रूट प्रूनिंग। फाउंडेशन प्रूनिंग में हम नीचे से फिर कट लगाते हैं, ग्रोथ होगी, फ्रूट पर डिफ्रेंसिएशन होगा ऊपर, फिर आगे अक्टूबर में कट लगाएंगे तो नीचे से फलत आएगी, ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। तो वही मैंने बताया 16 है पत्तियाँ हैं कि 20 पत्तियाँ हैं, वेराइटी के हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। और एक पौधे पर करीब 40 हम पंच लेके चलते हैं। 40 सर आपके वहाँ कौन कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम है सर? हाँ, इस पर डेवलप होते हैं, उस पर फ्रूटिंग वो केन में मेनली यहाँ से केन डेवलप होती है ऐसे करके, और केन पर कट लगा के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंस है इस पर पुणे का, केन पुणे का। पर जो ना शॉर्ट होते हैं, जो शॉर्ट आप एप्पल में भी देखते हैं ना नीचे, उसी वही इस पर ही यहाँ पर भी। तो फिर कितने आपको बड मेंटेन करने हैं, ये डिपेंड करता है हमारा सिस्टम कैसा है, और साथ में डिस्टेंस कितना, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है, रो टू रो डिस्टेंस कितना है, ग्रोथ के लिए उसे कितना एरिया मिलेगा। आपने 4 फीट के डिफरेंस पर रखा है या 5 फीट के डिफरेंस पर झाड़ रखे हैं, पौधे रखे हैं, उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कितना होंगे। तो एक हम बात करते हैं तो आपने 30, 32, 35, 40 बड रखने हैं। ये डिपेंड करेगा बीएसपी पर है, वर्टिकल सूट पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ये आपका ट्रेलिस है, जनवा डबल कार्डन हमारे पास वाई सिस्टम होता है। उस पर डिपेंड करता है टैनिंग सिस्टम कैसा है, टैनिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं हमें कितने बड रखने हैं। हमारे यहाँ पर वाई सिस्टम है, वाई सिस्टम पर हम 40 रख लिए हैं, लेकिन जब वो आएगा बावर्ड सिस्टम आ जाएगा तो अलग हो जाएंगे, तो नहीं रहेंगे, ठीक है ना। बावर्ड सिस्टम में वो डिफरेंट नीचे लटकती है बेंच, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, हमारी समस्या आती है काम करने की। जो हमारे वर्कर होते हैं ना, हमें उन्हें ऐसे देखना है, कट करना है, स्प्रे की प्रॉब्लम है,
जैसे नीचे से स्प्रे करेंगे तो जो नीचे पत्तियां पर तो लगेगा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट पे स्प्रे नहीं लगेगा। मिकेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो बस इस समस्या आती है बाउल सिस्टम के साथ में। कट शार्प होने चाहिए, एकदम सीधे कट होने चाहिए, ठीक है। आप सर्किटियर बहुत अच्छी क्वालिटी के हो, सीधे कट लगाए, एकदम क्लियर। देख रहे हैं आप, सीधे कट लगाए हैं, क्लियर कट है। ये वीडियो है, वीडियो है, चल के नहीं रहा है। हाँ? ये ना पिक्चर है। ये वीडियो था। कहीं का जरा देखो वीडियो कैसे चलेगा। ये वीडियो है, ये नहीं है वीडियो, हाँ? ये पिक्चर है। सर फिर आता ना वरना इसको उसको एरो, हाँ वो एरो है ना, इसको था एरो। लेकिन एरो नहीं तो जैसे वीडियो था एक्चुअली, पुणे का पूरा वीडियो दिखाता कैसे कट करना है वीडियो। या तो आपको ये प्रेजेंटेशन के बाद हाँ वो वेब वीडियो है, मैंने उसको दिखा दूँ, ठीक है ना। वो मैंने पहले में देखेंगे आप, अप्रैल में हम जो प्रूनिंग करते हैं वो नीचे से कट लगाते हैं सीधे, ये 1-2 बट छोड़ के नीचे से कट लगाएंगे। फिर उसके बाद ग्रोथ होती है, ये चलेगी अक्टूबर तक ग्रोथ चलेगी, फुट बट डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो फिर हम 5 या 6 बट के बाद में यहाँ पर कट लगा देते हैं, ठीक है ना। बट डिफ्रेंसिएशन, फ्रूट बट डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ से फ्रूट बनेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ चलेगी, आगे बढ़ेगी। फिर हम करीब 18 पे 20 पर पिंच करते हैं उसे, ठीक है ना, आगे से वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देंगे। तो जो फूड मटेरियल बनेगा सब हमारे गुच्छे में आ जाएगा। अदरवाइज क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ में चलता रहेगा, फिर हम कहेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। ये घरों में अक्सर होता है, लोग लगाते हैं, मेंटेन करते नहीं है, फिर कहते हैं अरे मीठी नहीं अंगूर आते हैं, अच्छी वैरायटी नहीं दी हमें। नहीं हमारे में थोड़ा एक क्वेश्चन ऐसे पूछता हूँ, हमारा जो नासिक एरिया है ना, वो मतलब आपके वेरेजन से हार्वेस्टिंग करीब 30 से 35-40 दिन लगते हैं, वेरेजन टू हार्वेस्टिंग। वहाँ पर कूल नाइट्स चाहिए अच्छे डेवलपमेंट के लिए, और उसके बाद में तो वहाँ पर डेवलपमेंट क्वालिटी फ्रूट पैदा होता है। बाकी जैसे सोलापुर सांगली रीजन की बात करते हैं, वहाँ बहुत हॉट हो जाता है। हाँ थ्रू आउट द कंट्री बाकी कहीं डेवलप नहीं हो पाया ना, कोई पैच ऐसा डेवलप नहीं हुआ ना जैसा। उस एरिया में बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, वहाँ टेम्परेचर कंडीशंस अच्छी हैं, वेदर कंडीशंस अच्छी हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे जाता है। करीब पूरे हमारे देश का करीब 60% ग्रेप प्रोडक्शन होता है नासिक से। नासिक से या वही एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा नासिक से होता है, वाइन मेकिंग नासिक में होता है, और पूरे इंडिया में क्वालिटी फ्रूट्स नासिक से। बहुत अच्छा। फिर सिमिलर जैसे हमें यहाँ शॉपियन का एप्पल, अदरवाइज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रो नहीं, यहाँ पर शॉपियन एप्पल्स बेस्ट। ग्रेप प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ावा नहीं मिला, मोनोपोली हो गई हमारे सेब की, एप्पल मोनोपोली है। पंजाब में ग्रेप बहुत अच्छा था, किन्नों ने सब खत्म कर दिया। पंजाब बहुत अच्छा था, और कहते हैं 10% रह गया, हटा दिया लोगों ने, क्योंकि देखभाल ज्यादा है, टेक्निकल नो हाउ चाहिए, आपको जानकारी चाहिए कब क्या करना, नहीं किया तो आपकी फसल खत्म। किन्नों में क्या, जो आ रहा है चलने दो, ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। जैसे आपका दून का पेड़ होता है, छोड़ देते हैं, जब मन आएगा आया निकाल लेंगे, ये सही होता था ना। हाँ ऐसे ही किन्नों, क्यों ग्रेप पे आपको बहुत ध्यान देना है, एवरी डे आपको विजिट करना है, देखना है, या 2 दिन मिस कर दिए तो हो सकता है आपकी क्रॉप चली जाए। एवरी डे आपको जाना, देखना है पौधा का बिहेव कैसा है, कोई थोड़ा भी डेवलपमेंट हुआ, जैसे बता रहे हैं वाइट आ रहा है, अब हमारे यहाँ शुरू हो गया, हमें दिखाई दे रहा है एक ग्रेप के बीच पर एक छोटा सा हल्का सा वो दिखाई देगा लिक्विड, यदि वो स्प्रे आपने उस समय शुरू नहीं किया तो 5 दिन बाद पता चलेगा कि वाइट कवरेज शुरू हो जाएगा, यहाँ पूरी पत्तियों पे आ जाएगा, और फिर उसको फल पे आ जाएगा हमारे पे, तो वो खत्म हो जाएगा मिलीबग की वजह से। तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपनी फसल को मेंटेन करना, देखना है, टाइम देना है, नहीं देंगे पूरी फसल खत्म होती है। अब की बार पता होगा आपको ग्रेप के कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी किसानों को, क्यों, नुकसान बहुत हुआ है। बारिश हुई, अब मई से लेके सितंबर तक क्लाउड कवर था, धूप आई नहीं, ठीक है ना, धूप नहीं आई, फ्रूट बट डिफरेंशिएशन कम हो गया, तो धूप नहीं मिलेगी तो फूड मटेरियल नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फ्रूट बट डिफरेंशिएशन कम हो गया। जब फ्रूट बट डिफरेंशिएशन कम हो गया, उधर बारिश शुरू हो गई, डाउन मिल्डी शुरू हो गया, एंथ्रेक्नोज शुरू हो गया। करीब 40% फसल है उसकी बार नासिक रीजन में केवल, हमारे वाइनयार्ड में बहुत बुरी कंडीशन है, हमारी 40% से ज्यादा हमारी फसल नहीं है। लेकिन जो लेट प्रूनिंग किए थे सांगली या सोलापुर के किसान, क्यों वो रेजिन के लिए बनाते हैं मैक्सिमम, उनकी फसल अच्छी है, उनकी 60-70-80% फसल है। अब की बार ग्रेप की कॉस्ट ज़्यादा है, हम हर बार 60 रुपये किलो से 60-70 शुरुआत करते हैं, फार्म से बेचते थे,
140 से हम बेच रहा हूँ पूरा, आपको बहुत कॉस्टली हो मिलेगा। ट्रेनिंग सिस्टम डिसाइड किया जाता है कहाँ पर कैसा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ क्लाउड कवर रहता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पर हमें ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम चाहिए कि जहाँ पर सूर्य प्रकाश सनलाइट मिले हमारे गुच्छे को। सनलाइट गुच्छे को प्रॉपर नहीं मिलेगी तो कलर डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन जहाँ हॉट कंडीशन है, सो हमारे इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की बात करते हैं, पेनिनसुलर रीजन की, डेक्कन रीजन की, वहाँ सन बहुत है, वहाँ पर खुला छोड़ते हैं तो एंथोसायनिन का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। पत्ते नहीं, फल। एंथोसायनिन से वहाँ होता है, फलों के अंदर होता है ना, कलर आता है एंथोसायनिन की वजह से आता है ना, एंथोसायनिन का डिग्रेडेशन कलर खराब नहीं लगता है। जैसे रेड ग्लोब है, एकदम रेड कलर होना चाहिए, लेकिन हम जो महाराष्ट्र से रेड ग्लोब आता है कलर ब्लैक इसकी तरफ होता है, एकदम रेड नहीं होता जो यूनिक कलर है, ठीक है ना। तो उस वजह उसके हिसाब से हम डेवलप करते हैं कैसा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए। और रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास में, जैसे हम कर्नाटक में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे तो पोल लगाते हैं, महाराष्ट्र में तो लोहे का आयरन पोल लगा के, वहाँ पर वो क्या है, वहाँ पे स्टोन है, स्टोन के पिलर लगाते हैं, उनमें छेद करते हैं, उनमें तार को फंसा देते हैं। इजीली अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है, तो वो नहीं जाते। रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है आपके पास, उसके हिसाब से ट्रेनिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं लोग। देखिए ट्रेनिंग सिस्टम बावर है, वाई है आपका, वाई मेथड है। जो बावर का मैंने बता दी समस्या क्या है हमारे। पहले आप यहाँ तो शर्मा जी को तो पता, बाकी लोगों को नहीं पता होगा, रिफत आपको भी पता होगा कितने ट्रेनिंग सिस्टम थे हमारे यहाँ पर पीछे। टेलीफोन था, बावर था, हेड था, नेफिन था, टी, 5-6 सिस्टम यहाँ पर लगाए हुए थे अंगूर के यहाँ पर अंदर। आज भी है उधर। कहाँ है वहाँ? नहीं अब तो उखाड़ दिया। कहाँ, कुछ नहीं है। मैं रात में गया तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। पहले इतना मजबूत सिस्टम था, सीमेंट के बहुत अच्छे ब्लॉक बना के लोहे का इतना मजबूत सिस्टम बनाया था, पता नहीं कैसे खड़ा होगा वो। नहीं हमारे तो सर साइज की प्रॉब्लम है ना कि मैं बता रहा हूँ यार सिस्टम साहिबी और हुसैनी को छोड़ के कहीं साइज ही नहीं बनता किसी भी वैरायटी में, है ना। जैसे रेड ग्लोब है आपके नीचे, रेड ग्लोब में तो जीए नहीं देना है, सीडेड है, अपने साइज जाता है। हाँ यहाँ 2 ही है ना, सैनी और सर, उसके बजाय किसी में साइज नहीं बनता। आप यहाँ थॉमसन का देखो, है ना, छोटा छोटा रह जाता है। क्यों? यही तो समस्या क्या, साइज क्यों नहीं बढ़ता ये बताओ ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ना, साइज नहीं बढ़ता, यही तो जीए देते आप, जीए भी दे के कुछ नहीं बढ़ना, हैं? है ना, क्योंकि टेम्परेचर में इतना टेम्परेचर कम रह जाता है ना, जितना चाहिए उससे कम रह नहीं, जाता है। टेम्परेचर भाई टेम्परेट रीजन की क्रॉप है ना ये तो। है टेम्परेट की ना, स्पेन में बहुत होता है, टेबल ग्रेप्स स्पेन में बहुत होता है, टेबल ग्रेप स्पेन में बहुत होता है, स्पेन एक्सपोर्ट करता है टेबल ग्रेप्स। मैं तो स्पेन तो टेम्परेट रीजन है कि जो निस क्रॉप्स है ना डिफरेंट एरियाज में है ना, नागपुर में संतरा हो गया, है ना, मैंड्रिन हो गया, मैंगो हो गया, वहाँ रत्नागिरी में है ना, पाइनएप्पल आ गया वेस्ट बंगाल या आसाम में, है ना। तो वैसे ही आपका आ गया जो ये क्या बोलते हैं ग्रेप आ गया नासिक में। नहीं मैं बताऊं, हाँ एकदम बंच को मेंटेन करते हैं, कितने बंच लेने हैं एक पौधे पर। दूसरा हम 2 बार थिनिंग करते हैं बंच की, बंचों से बेरी निकालते हैं 2 बार, 3 to 4 mm साइज पे निकालते हैं, दूसरी 6 to 8 mm साइज पे निकालते हैं, ठीक है ना। ज्यादा उसमें मनी होगी ना तो टाइट रहेगा, क्लस्टर टाइट रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगी, कंपटीशन होगा सुपर डेवलपमेंट के लिए, वाटर बेरीज बनेगी। थिनिंग करते हैं हम तो, आप नहीं थिनिंग करते थे। रूसा कहाँ है, डॉक्टर रूसा कहाँ है? सर वो गई थी उम्र पे, हैं उम्र पे यहाँ पर नहीं हो, समझना था सर नहीं मैंने ऐसा नहीं। देखा, ये तो उनका काम है, बट मैंने उनका जो ब्रांच देखा, इट वाज उसमें लाइक दिस। बेरी मनी कितने होते हैं फिर बंच में? सर दुनिया भर की नहीं छोटा छोटा नहीं, इसीलिए साइज नहीं बढ़ रहा आपका। मैं बता रहा हूँ 2 बार हमारे यहाँ थिनिंग की जाती है, 3 to 4 mm साइज होता है, इतनी होता है ना साइज, तब हम निकालते हैं कैंची से धीरे धीरे, क्यों बाकी को पढ़ने की जगह चाहिए, कंपटीशन कम होगा, सुगर डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। जब आप नहीं निकालेंगे तो टाइट क्लस्टर होगा, कंपटीशन है। जब 200 मणि होगी एक गुच्छे में फिर तो वो कंपटीशन बढ़ेगा। आपके पत्तियां तो 12 हैं, मणि 200 हैं, समझिए ना मेरी बात। पत्तियां 12 हैं जहाँ से बनता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मणि 200 हैं, और दूसरी तरफ अपने मणि रखी 80 और पत्तियां 12 ही हैं, तो 80 में डेवलपमेंट अच्छा होगा, सुगर डेवलप अच्छा होगा। सर अगर हम बंच को थिनिंग नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल हाँ। देयर माइट बी सम स्टेज, उस स्टेज पे हमने थिनिंग नहीं करा, हाँ। सर अब तो ऑब्वियसली सर उसकी वजह से
मतलब क्लस्टर जो भी बनेगा वो तो टाइट टाइट बनेगा और छोटा छोटा बनेगा। हाँ। लेकिन फिर जो ये हैंड एंड चिक बनता है ना सर, वो तो हैन एंड चिकन तो अलग चीज हो गई। Physiological। नहीं, हैन एंड चिकन अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके क्लस्टर पर डेवलपमेंट पर डेवलप हो रहा है, उसमें हमें ध्यान नहीं दे रहे, समझो ये है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि वहां पर एक एक आप कहेंगे कि सर 40 बंच एक पे, 40 गुच्छे होते हैं एक पौधे पे, और एक एकड़ में कितने पौधे होते हैं? करीब होते हैं 900-950 पौधे होते हैं एक एकड़ में। कितने गुच्छे हो गए? एक एक गुच्छे को लेबर जाके देखता है, निकालता है, टाइम लगता है, आदमी लगता है, पैसा लगता है, लेकिन रिटर्न कितना मिलता है एक एकड़ से? आप क्या सोचते हैं? 4 लाख से 8 लाख रुपए फायदा मिलता है। 2 से 3 लाख रुपए तक खर्चा होता है एक साल का, लेकिन 4 से 8 लाख रुपए तक फायदा मिलता है एक एकड़ से। क्योंकि ध्यान देते हैं ना प्रॉपर, जैसे बच्चे को हम पालते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही उसे हम देते हैं क्रॉप की तरफ। जब ध्यान नहीं देंगे, जीरो है, उसी दिन खत्म हो जाएगी क्रॉप। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप थिनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे उनकी। बेरी थिनिंग होती है, 2 बार करते हैं बेरी थिनिंग। तो कंपटीशन कम होगा तो सुगर डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। इसीलिए साइज नहीं है, साइज तभी बढ़ेगा। पोटेशियम आप कितना दे रहे हैं? पोटेशियम जरूरी है सुगर डेवलपमेंट के लिए, पोटेशियम भी जरूरी है। हाँ। ये सब चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कुछ गड़बड़ है और इसमें लगाते ही, क्योंकि सब नंबरिंग थी, ये सब बदल चुका है। प्रॉब्लम है। हाँ, किसी स्लाइड को नहीं, मैं बता रहा हूँ सिस्टम में लगाते ही कुछ चेंजेस ने फॉर्मेटिंग किया है, ये सब नंबर बदल गए हैं। बावर है वाई मेथड, ये जहाँ पर भी टेबल गेट्स पैदा होते हैं वाई सिस्टम अपनाया जाता है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, टेबल गेट प्रोड्यूसर हम वाई सिस्टम पे जाते हैं। फ्लैट रूफ गैबल सिस्टम है। टी मेथड है, पुराने हो चुके हैं, निफिन है, प्लेंटिंग है, सिंगल वायर पे टटूरा टेरेस, वीएसपी बहुत फेमस सिस्टम है यूरोपियन कंट्री में। वीएसपी मैं फोटो दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, सनसाइन आवर्स भी कम होते हैं। क्योंकि जैसे हम नदर्न की तरफ जाएंगे सनसाइन आवर्स कम होते जाते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन वगैरह, वहाँ तो पूरी रात ही रात रहती है, ठंड के दिनों में सूरज दिखाई नहीं देता। गर्मियों के दिनों में रात को 2 बजे भी सूरज होता है। सोच सकते हैं आप, ऐसा होता है, रात को 2 बजे भी 3 बजे भी सूरज रहता है। जर्मनी में मैं था जून में, हम देखते रात को 2 बजे भी सूरज निकला है। हम जब फ्लाइट थी हम 4 बजे निकले, 4 बजे सूरज निकला है। उसी साल में ठंड में था, सूरज नहीं, 4 महीने सूरज नहीं कहीं दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? तो वहां पर ऐसा चाहिए सिस्टम कि लाइट प्रॉपर मिले डेवलपमेंट के लिए, और क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए एंथोसाइनिन्स डेवलप होंगे, फिनॉल्स डेवलप होंगे, उसके लिए लाइट का पेनिट्रेशन होना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग सिस्टम के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस है, मैंने हॉट और ड्राई कंडीशंस है, तो वहाँ पर बहुत सिस्टम कर सकते हैं कि ज़्यादा जब लाइट पड़ती है ना, तो इससे क्या होता है, वुडीनेस डेवलप होती है, कॉटन से वुडीनेस डेवलप होती है, खराब होता है जल्दी। जो हमारे पौधे की एज है कम हो जाती है, उसकी फ्रूटफुलनेस कम होती है, तो इसलिए वहाँ पर हम पावर कर सकते हैं। हॉट एंड ड्राई ह्यूमिड में यहाँ पर हम एक्सटेंडेड बाई या फ्लैट रूट गैबल सिस्टम लगा सकते हैं। ऐसे सॉइल का भी इफेक्ट पड़ता है, किस टाइप की सॉइल है उस हिसाब से। हम ब्लैक सॉइल है तो एक्सटेंडेड बाई, लाइट सॉइल है हमारी रेड सॉइल है तो हम जा सकते हैं पावर पे एक्सटेंडेड। फिर किस पर्पज के लिए ग्रेड होता है, उसका भी इफेक्ट आता है। हम देखते हैं कि जो लोग रेजिन के लिए प्रोडक्शन लेते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, वहाँ बंच बहुत ज़्यादा होती हैं, 16 टन लेते हैं, 1 एकड़ से 16 टन माल लेते हैं। और जब टेबल गैस आता है तो 10 से 12 टन लेते हैं, और ज़्यादा लेते हैं। वहाँ बड़ा साइज नहीं चाहिए उन्हें बेरी का, रेजिन तो डाई होकर एक जैसा ही साइज हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो फ्रेश खाते हैं तो ये है पावर सिस्टम है, पूरा ऐसे स्टार लगे होते हैं चारों तरफ से पोल के पीछे, और ऐसे ग्रो करते हैं वैसे इधर से, और यहाँ पर पंच नीचे लटकते हैं। ये वाई सिस्टम है, वाई होता है, यहाँ से हम इधर डेवलप होते हैं, कॉर्डन्स आते हैं, कॉर्डन से ऊपर केन्स आते हैं, और केन्स से हम फ्रूटिंग लेते हैं। ये फ्लैट रूफ गैबल सिस्टम है, ये वीएसपी है, स्पेशली वाइन गिफ्ट्स के लिए वीएसपी सिस्टम होता है, बहुत सिंपल है। ये ऐसे वो वायर पौधा, यहाँ से केन इधर 2 बस होते हैं, तार होते हैं, केवल 2 वायर हैं, ऐसे हम डेवलप करते हैं, और लाइट प्रॉपर्टी होती है। ये तो ऑलमोस्ट वाई जैसा ही मुझे दिखा। वाई नहीं है, वाई नहीं है, ऐसे लगा होता है एक पोल ऐसे, कैसे 2 तार लगे होते हैं, पौधे को ऐसे खड़ा करते हैं, इधर को एक कॉर्डन इधर, सिंपल। लाइक दिस। हाँ हाँ सिंपल, बहुत सिंपल है। अब देखो इसका इफेक्ट दिखाऊंगा मैं।
यह जितना मेकेनाइजेशन है वेरी सिंपल, इसमें बहुत आसान है मेकेनाइजेशन। हार्वेस्टिंग हो चाहे प्रूनिंग हो, मशीनें काम करती हैं। प्रूनिंग आदमी कितने बजे जाएगा, ठंडा है, ये vertical सुबह shoot। -2 है, हार्वेस्टिंग करेगा आदमी जाके। सर ये है ना वर्टिकल शूट पोजीशनिंग। हाँ बीएसपी वर्टिकल शूट पोजीशनिंग है। मशीन जाती है, एक ड्राइवर होता है और स्ट्राइकिंग करता है तेजी से यहाँ पर, और सब बंच गिरती हैं, कलेक्ट करके शिफ्ट होता है ट्रैक्टर में। बहुत आसान है। प्रूनिंग है, मैकेनाइज्ड प्रूनिंग है। इनमें हमें वाई सिस्टम है, प्रॉब्लम आती है। स्प्रेइंग क्या है, यहाँ पर ट्रैक्टर आराम से मूवमेंट करेगा और दोनों तरफ गन लगी होती हैं, स्प्रे करते हुए चली जाती हैं। इसमें यहाँ पे स्प्रे करना मुश्किल है, आपको ऐसे से उठा के ऐसे करना है स्प्रे। ओवरलैपिंग कैनोपी। वो पूरा पावर सिस्टम है तो ये प्रॉब्लम है। हार्वेस्टिंग करना है तो ऐसे करना है, और पूरा हम कहते हैं कैनोपी कवर होनी चाहिए, केमिकल स्प्रे करना है पूरा। स्प्रे नहीं प्रॉपर ऊपर की साइड में नहीं जाएगा, नीचे जाता है। वाई सिस्टम पर बहुत आसान होता है। जो ट्रैक्टर के साथ जो पीछे आपको स्प्रे लगा होता है, टैंक को लगे होते हैं, उस पर नोजल्स लगे होते हैं, ऐसे स्प्रे करते चला जाता है। आसान है। ये आप देख रहे हैं मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग है। यूरोप में सब मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग होती है। बीएसपी सिस्टम है, आराम से देख रहे हैं, बीएसपी सिस्टम है, दोनों तरफ करके चल रहा है। सारा यहाँ एविडेंट है कि बहुत अंतर है। ये अब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये रोबोट हार्वेस्टिंग, इस पर हम भी काम कर रहे हैं, रोबोट हार्वेस्टिंग पर। और रोबोट मतलब मेनली हार्वेस्टिंग पर, और इसके लिए प्रूनिंग के लिए भी रोबोट। लेकिन हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे कंडीशंस में। हमारा सिस्टम है वाई सिस्टम, नॉट सूटेबल। देखिए वहां पर तो क्या है, बीच में ऐसा बीएसपी में ऐसे खड़ा होता है, बीच में पौधा दोनों तरफ से जाएगा, कट करता चला जाएगा। हमारा वाई सिस्टम ऐसा है, कैसे कटेंगे अब से? जो यहाँ से निकली हुई है, केन ऊपर जा रही है, उसे कैसे साइड का तो काट लेंगे, वो कैसे कटेगी? वो कैसे कटेगी? साइड में निकल रही है। तो ये हमारी कंस्ट्रेंट्स है। प्रूनिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं है। हमारी होल्डिंग बहुत छोटी है, 2 एकड़ 4 एकड़। जब आपका ट्रैक्टर पे चल रहा है तो उसे 20 एकड़ है तो बहुत आसान है, उसे तो लगातार चलता रहेगा, लंबी लाइन में चलता रहेगा। यहाँ तो पता चलेगा कि आपको 50 फीट आगे से टर्न होना है, टाइम जाता है उसमें, नॉट सूटेबल। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं कुछ। वाइन ओरिएंटेशन, वहाँ पर यूरोप में देखते हैं एकदम सीधी वाइन होती है, एकदम सीधी तीर की तरह। यहाँ पे जाते हैं हमारे टेढ़ी मेढ़ी वाइन से। फ्रूटिंग एरिया जोन कौन सा? फ्रूटिंग जोन, फ्रूटिंग जोन क्लियर है, 1 फीट के दायरे में सब फ्रूटिंग होगी। यहाँ पर क्लियर है ना, 1 फीट के दायरे में फ्रूटिंग होगी। यहाँ पर यहाँ से निकल रहा है, यहाँ तक जा रहा है, कहाँ फ्रूट आ रहा है पता ही नहीं चल रहा। फ्रूटिंग जोन मिसमैचिंग है। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स है, इसके साथ हम काम कर रहे हैं। और अभी हमारा NASF एक प्रोजेक्ट है, हमारे एक इंस्टीट्यूट है CIAE भोपाल में, उनका स्टेशन कोयम्बटूर में, उनके साथ हम रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं। रोबोट हमने डेवलप कर लिया है, और हार्वेस्टिंग के लिए रोबोट की आर्म है, पहचान रही है बंच को, यहाँ बंच है, हार्वेस्ट करेगी। और हमारा कल ही डिस्कशन चल रहा था, ऑनलाइन डिस्कशन के, वो आइडेंटिफाइड करती है, जैसे ये फल है ना, ये यहाँ पर लटका हुआ है, तो यहाँ पर 1 इंच का उसे कम से कम वो चाहिए, जो पेडेंकल है ना, पेडेंकल ये लंबाई 1 इंच चाहिए, ठीक है ना। आधा इंच ऊपर छोड़ेगा, आधा इंच नीचे छोड़ेगा, हार्वेस्ट करता है वो, अपने आप हार्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो वेराइटीज में 1 इंच नहीं है, उनके लिए क्या, उसके लिए वो टारगेट है हमारा, वेराइटी आइडेंटिफाइड करें जिनमें मिनिमम 1 इंच है, या हम इस पेडेंकल को साइज को हम बढ़ा दें केमिकल के थ्रू, ठीक है ना। 1 इंच हो जाएगा, वो आराम से हार्वेस्ट करता है, वो चला जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, प्रूनिंग भी आसान हो जाएगी हमें। लेकिन उसके मेथड्स पर हमें काम करना है, सूटेबल मेथड क्या रहेगा, इस पर हमारा काम चल रहा है। इस तरीके से हम धीरे धीरे किधर गया, हाँ यस, देखिए ये देखिए, ये आपका देखिए यहाँ तक है, इधर तक जा रहा है ये, और यहाँ पर फ्रूट यहाँ पर आ रहा है, दूसरे में इधर आ जाएगा, तो मिसमैचिंग रहेगी, ऊपर नीचे अंतर मिलेगा। कुछ बंचेज अंदर की तरफ हैं, वो तो आएंगी नहीं, रोबोट कैसे आइडेंटिफाइड करेगा कहाँ बंच है? इवन मैकेनाइज्ड भी नहीं आइडेंटिफाइड कर सकता, वो भी साइड नहीं चलेगा। तो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम प्रॉब्लमेटिक है। कुछ वाइनरीज ने BSP पे बना दिया, नासिक में बहुत से जगह वाइनरी BSP पर हैं, लेकिन वाइन ग्रेप्स के लिए है, केवल ग्रेप्स के लिए कोई नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इन एरियाज में हमें काम करना है, कैसे हम मैकेनाइजेशन को बढ़ा सकते हैं। मैकेनाइजेशन बढ़ेगा तो हमारा कम हो जाएगा। अरे
वैसे टैप 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 आसमान आ गया पूरा। कहीं सर को करो ठीक है, थैंक यू। ये था मेरा प्रेजेंटेशन चाहिए। रूट स्टॉक पर तो हम उसकी वो अगर हम उसकी स्टिक लेके डायरेक्ट लगा लेंगे तो नहीं ऐसे नहीं। रूट स्टॉक आप लेंगे। रूट स्टॉक की जरूरत है कि नहीं है मुझे पता नहीं, यहाँ पर क्या कंडीशन है। रूट स्टॉक लगाते हैं, रूट स्टॉक लगाते हैं क्या सीधा आप ऑन रूट, मुझे कितना पता है कि हम कटिंग से ही करते हैं। ऑन रूट लगाते हैं, सीधा लगा देते हैं आप हैं। हाँ, कटिंग से रूट स्टॉक यूज नहीं करते ना आप लोग, रूट स्टॉक कटिंग से ही रूट ठीक है। तो उसका पौधे लगाओ, सीधे लाइन में मारो, लगा दो आप 4 फीट पे 5 फीट पे जितने डिस्टेंस पर लगाते जाओ। फिर सपोर्ट दे दो उसे पोल का, लकड़ी का बांस का बम्बू पोल लगाना है बराबर में, उसे रस्सी से बांध के सपोर्ट देना है। सपोर्ट नहीं देंगे तो वो इधर उधर गिरेगा। तो इसका सब वही फ्रूट निकला, जैसे कि मैं थॉमसन वैरायटी अगर लेना चाहूँगा वही मैंने स्टिक ली है, मैं लगा लूँ तो वो उसमें वही वैरायटी निकलेगी या हाँ वही निकलेगी जो वैरायटी हमने लगाई वही निकलेगी। और कोई क्या वैरायटी नहीं होगी। हाँ नहीं, वैरायटी चेंज नहीं होती, वैरायटी क्यों चेंज होगी। वैरायटी आप कहाँ से यूनिवर्सिटी से वैरायटी दे रहे हैं तो ऐसे ही वैरायटी देंगे आपको, ठीक है ना। कोई वैरायटी का कोई इशू नहीं है। आपको कोई और वैरायटी चाहिए यहाँ पे नहीं है तो हम बता दीजिए, यहाँ से बहुत सी वो है नर्सरी जो है जो सप्लाई करती हैं वैरायटी की सप्लाई। ये जो ग्रेप्स होता है ना ब्लैक कलर, उसको स्टैंडर्ड फ्रूट जो च्युइंगम होती है उसी की जैसे वो स्मेल होती है, लेकिन वो मैंने देखा कि ब्लैक ग्रेप्स में है, उन ग्रेप्स में वो फ्लेवर वो हाँ हर वैरायटी की फ्लेवर अलग होती है जैसे। Sir, on behalf of the organizing team and participants, so I sincerely thank you, sir, for such an excellent and thought-provoking presentation. So we truly appreciate your time and valuable contribution, sir. Thank you once again, sir, for coming and presenting your presentation.